हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। तो हमने टेस्ट नंबर 6 पहले अपलोड कर दिया था क्योंकि उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे और इसके बाद में हम टेस्ट नंबर फर्स्ट से अपने टेस्ट कर रहे हैं। कल मैंने बजट के बारे में आपको बताया था और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया। अगर कोई भी नया व्यक्ति है मेरे चैनल पर तो रिसोर्स यूपीपीएससी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उसमें केंद्र का बजट मिल जाएगा। केंद्र का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आर में देख लो, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, राज्य के बजट से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप राज्य का बजट भी तैयार कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। हमने 61 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब हमें 62 से देखने हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपने टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास, क्योंकि ये फरवरी का महीना है और प्लस कह सकते हैं 10 मार्च तक का है, क्योंकि 10 मार्च के बाद टेस्ट सीरीज़ आप में भी लगा सकते हो अगर टाइम हो, वरना रिवीजन पे खूब ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलें। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। बी, वह शैव मत का अनुयायी थे। सी, उनकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है। या डी, उन्होंने मालखेड़ या मान्यखेत नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। तो ये अमोघ वर्ष के बारे में जो फैक्ट है बताए गए हैं, हम इनको देखते हैं। कह रहे इसमें से कौन सा सही नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखिए, हम अगर इनके बारे में बात करें तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। उन्होंने 64 वर्ष की दीर्घ अवधि तक शासन किया। मालवा और गंगावाड़ी उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था और उनके शासनकाल का सबसे लोकप्रिय तत्व सांस्कृतिक विकास है। वह जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने कहा कि वह शैव मत के अनुयायी थे, तो इसलिए जो फैक्ट में बी ऑप्शन है ये हमारा वैसे तो गलत है, बट यही हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए, विजयालय। बी, राजराजा प्रथम। सी, राजेंद्र प्रथम। या डी, राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, चोल राजवंश में कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली अपने उत्कर्ष पर थी। वहीं चोल राजवंश के मंदिरों की मुख्य विशेषता विमान है। राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है दक्षिण भारतीय कला एवं वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तो कह रहे इसलिए आपका विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि कह रहे हैं ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे। ऑप्शन है, जनजाति गणतंत्र। बी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। सी, राजशाही सरकार। या डी, वृद्धजनों द्वारा शासन। ठीक है, तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्य वृद्धजनों की एक परिषद द्वारा शासित होते थे, जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। तो जैसा कि हमने जाना कि ऋग्वैदिक आर्य वृद्धजनों की एक परिषद द्वारा शासित होते थे, जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। यह सभा बुजुर्गों की एक चुनिंदा संस्था थी तथा राजा को प्रशासन संबंधी सलाह देती थी और ये कानूनी न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि पहले तो न्यायालय वगैरह थे नहीं ना। जब वैदिक युग की बात करें अगर, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है पूरी, है ना। फिर वहीं से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चलते रहे और अलग अलग नामों से अलग अलग जगह प्रसिद्ध होते रहे। तो अगर सही आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, वृद्धजनों द्वारा शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। बी, चित्रित भूरे मृदभांड स्थले पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित हैं। ऑप्शन सी, इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। डी, इस काल में कई जनजाति समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ बात हो रही है कि इसमें इस संबंध में कौन सा सही नहीं है, चित्रित भूरे मृदभांड के बारे में। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि विभिन्न अन्वेषण यानी खोजबीन से या रिसर्च से और उत्खनन कार्य के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृति स्थलों का पता चला है और इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। आंसर बी है, जो कह रहे हैं कि यूपी बिहार। ठीक है, यूपी तो है बट बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बिहार में इसके कोई भी चिन्ह नहीं मिले हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे सूची फर्स्ट को सूची, ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए
और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके या प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये देखिए, सूची फर्स्ट में उपनिषद है और ये सूची सेकंड में व्याख्या है इसकी। ये जो उपनिषद और व्याख्या है, ये क्वेश्चन आपको 5 से 6 बार, 1 2 नहीं 5 से 6 बार आपको प्रीवियस और क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में यही इसका बेस्ट पार्ट रहता है कि हमारा रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐतरेय आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, बी छांदोंग मंत्रों का लय एवं जाप, सी कंठ नचिकेता और यम की कथा, या डी मुंडक सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। ऐतरेय उपनिषद की अगर बात करेंगे तो ये आपका ए ऑप्शन मतलब कि सही सुमेलित है। अगर छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो यह मंत्रों की लय और जप से संबंधित है या जाप से संबंधित है, छांदोग्य। ठीक है, कथा उपनिषद की बात होगी, इसके बाद में कंठ की भी बात होगी तो नचिकेता और यम की कथा है, और डी मुंडक सत्यमेव जयते मंत्र का जाप है। ठीक है, यह वर्णन है। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन अपने आप में सही है, कोई भी गलत नहीं सुमेलित है। आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, A1 B2 C3 D4। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है या कहा जाता था। ऑप्शन है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी बृहद्रथ। देखिए, हम बात करें अगर, ठीक है, बात हो रही है कि अमित्रघात कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि वह मौर्य सम्राट था। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहकर संबोधित करते थे, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का हत्यारा कहा गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी यानी कि बिंदुसार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में और भी बातें अच्छी हैं जो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे लिखा है, मतलब बताया गया इनके बारे में कि उसने 2 समुद्रों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की। तिब्बती भिक्षु तारानाथ, जिन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म का 17वीं शताब्दी का इतिहास लिखा था, के अनुसार बिंदुसार के महान शासकों में से एक चाणक्य ने 16 शहरों के कुलीनों और शासकों को नष्ट कर दिया था तथा उन्हें पूर्वी व पश्चिम समुद्र के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों का स्वामी बना था। तो कुछ चीज़ें और हैं, आप PDF में पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है एग्रोनोमोई, बी भर्तियाकस, सी क्षेत्रिका, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बात हो रही कि मौर्य प्रशासन के तहत भूमि एकत्रित करने वाले व्यक्ति को, तो उसे एग्रोनोई। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी कि एग्रोनोमोई। ठीक है, आपने समझ लिया क्वेश्चन को, इसके बाद में मैंने आंसर आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली में किसान अपनी उपज का छठा हिस्सा भाग के रूप में और अतिरिक्त कर बाली भेड़ स्वरूप देते थे। बाली भूमि कर अथवा भूमि क्षेत्र पर कर, बाली भी एक नाम है। और ये एग्रोनोमी, इसका क्वेश्चन आपका UPPCS में आप PYQ देखेंगे तो आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे कहने का मतलब है कि इसलिए इनको तैयार करना, मे बी कि लैंग्वेज बदल के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम तो रिपीट नहीं होते, तो इसलिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन है बागभद्र, बी डिमेट्रियस, सी अग्निमित्र, या डी हेलियोडोरस। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बेसनगर स्तंभ शिलालेख या मध्य प्रदेश के, तो हम बात कर रहे थे कि बेसनगर स्तंभ शिलालेख के बारे में, है ना। तो हमने बात की कि यह आपका मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और इसे हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। और हेलियोडोरस वह शुंगा राजवंश के दरबार में तक्षशिला के इंडो ग्रीस शासक अम्तालकिता का यूनानी राजदूत था। ठीक है, अच्छा, इस शिलालेख में उत्कीर्ण किया, तो इस शिलालेख में वह स्वयं को भागवत यानी भगवान कृष्ण और गरुड़ विष्णु के वाहन का उपासक बताते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने इन देवताओं के सम्मान में यह स्तंभ स्थापित किया। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है। ऑप्शन है उनकी राजधानी साकल में थी, बी बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। करें नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी
केवल सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या सही हो सकता है। देखिए, मिनेंडर या मिलिंडा की बात करें तो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व वह सबसे लोकप्रिय इंडो ग्रीक शासक था, जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थायित्व प्रदान किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। ठीक है, उनका साम्राज्य बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी भारत दोनों के हिस्सों तक फैला हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें दक्षिणी अफगानिस्तान व सिंधु नदी के पश्चिम का गांधार क्षेत्र भी शामिल हो। ऑप्शन ए हमारा सही है। सेकंड हमारा सही नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की, और इसका प्रमाण यह है कि इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदा के प्रश्न में मिलता है। तो कथन फर्स्ट भी सही है, और यहाँ पर सेकंड का भी वर्णन नागसेन ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की, इसका प्रमाण यह है कि इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में मिलता है। तो इसलिए सेकंड और फर्स्ट दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट करें कि कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया। ऑप्शन ए कुजुल कॉडफिसेसिस, बी कनिष्क, सी विम कटफिसेसिस या डी वासुदेव द्वितीय। ठीक है, कई लोग क्या करते थे, सिक्के चलवाते थे, उसमें कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि अपने बारे में इतिहास में ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ ऐसी याद रहे या अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश होती होगी, या इस तरीके का कोई भी भाव होता होगा, तो वो लोग सिक्के में, तो इसलिए सिक्के में वो लोग कोई ना कोई कारीगरी जरूर करवाते थे। तो यहाँ पर विम कटफिसेसिस हैं जिन्होंने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए प्राकृत, बी यूनानी, सी अरामाइक या आरमाइक, डी संस्कृत। देखिए, जो भी अभिलेख मिलते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपका ये 2-3 भाषा, जैसे पाली होगी, ब्राह्मी हो गई, संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई, इनमें लिखे रहते हैं, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना। तो बात करें अगर नासिक शिलालेख की, तो इस शिलालेख में प्रमुख सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी की उपलब्धियों का उल्लेख है, और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो विकल्प ए आपका सही है। सेकंड बात कर लें कि इसका निर्माण गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ गौतमी बालाश्री ने करवाया था, और इस शिलालेख में उन्होंने शकों, पल्लवों और यवनों का संहारक, 6 रातों का विनाशक एवं सातवाहनों के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला बताया था। देखिए, ये अभिलेख क्यों लिखे जाते थे, क्योंकि पहले ना तो आपको पता ही है कोई बुक्स नहीं होती थी, कोई न्यूज़पेपर इस तरीके का नहीं होता था, तो फिर अभिलेख में कुछ जानकारियों के लिए उनको लिखवाया जाता था, है ना। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है आपका नासिक अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में संगम युग में भूमि विभाजन। ठीक है, ऑप्शन ए कुरिंजी, बी पाले, सी मुल्लाई या डी नेथल। अब ये सूची सेकंड दी गई है, ये कह रहे हैं कि भूमि के प्रकार। ऑप्शन है मरुस्थल, सेकंड पहाड़ी रास्ते, थर्ड चारागाह, फोर्थ तटीय। तो अब हमें इसमें से कूट मिलान करना है। देखिए, अगर हम बात करें तो कुरिंजी आपकी जो होती थी वो पहाड़ी भूमि या पहाड़ी रास्ते होते थे, यानी कि ए सेकंड। ठीक है, जहां पर भी ए सेकंड ऑप्शन आएगा यानी कि हमारा बी ऑप्शन ही अपने आप में सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन है मछली, बी बाघ, सी धनुष या डी शेर। ठीक है, पांड्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। देखिए, पांड्य आधुनिक तिरुनेलवेली, मदुरै, रामनाथ जिले और दक्षिण त्रावणकोर शामिल है। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह होता था वो मछली, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, मछली होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में श्रेणी थे। ऑप्शन है सैनिकों, बी जमींदार, सी व्यापारियों का एक समूह या डी किराएदार। तो हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। देखिए, मौर्योत्तर काल के दौरान व्यापारियों के समुदायों को श्रेष्ठी नामक प्रमुख के तहत श्रेणी या गिल्ड के नाम से जाने जाने वाले समूहों में संगठित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यापारियों का एक समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन है जॉन मैलकम, बी जेम्स मिल, सी फ्रांसिस ड्रेक या डी वी ए स्मिथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
देखिए, समुद्रगुप्त लगभग 335 से 336 और 375 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। ठीक है, वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई एवं अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उनकी इसी नीति के कारण इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वीए स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा, ठीक है, लिखी गई है। ऑप्शन है प्राकृत प्रकाश, बी पंच सिद्धांतिका, सी शिल्प शास्त्र, या डी मंत्र शास्त्र। वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर रोकिए, और अगर आपने पढ़ा है, कहीं आपको याद है, तो आप पहले अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ, है ना। आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, टिक किया होगा, और आपका आंसर भी सही होगा। तो वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग, ठीक है, लगभग 376 से 413 या 415 ईस्वी तक के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और वह प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। कौन? वराहमिहिर के बारे में बात बताई जा रही है। देखिए, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। पंच सिद्धांतिका, गणितीय खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ जो वेदांग ज्योतिष के साथ साथ हेलेनिस्टिक खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। साथ ही 5 पूर्व, है ना, साथ ही 5 पूर्व के खगोलीय ग्रंथों अर्थात सूर्य सिद्धांत, रोमाका सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, वाशिष्ठ सिद्धांत और पैतामहा सिद्धांत के सारांश देता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि पंच सिद्धांतिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य विहार वाटाकट राजा के संरक्षण में बनाया गया। तो ऑप्शन है विंध्य शक्ति, बी प्रवरसेन, सी हरिसेन, या डी रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, तो देखिए, दक्कन के वाकाटक, जो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्रों में सातवाहनों का उत्तराधिकारी वाकाटक नाम एक स्थानीय शक्ति ने किया। वे उत्तरी भारत में गुप्तों के समकालीन थे। पुराणों में इस राजवंश का उल्लेख विंध्यक के रूप में किया गया है। विंध्य शक्ति, ये ऑप्शन में इस तरीके से दिए गए हैं। तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन कैसे हो जाएगा? हरिसेन वह वाकाटक वंश की वत्सगुल्मा शाखा के अंतिम ज्ञात राजा थे। हरिसेना के संरक्षण में अजंता गुफाओं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित है कि चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य विहार का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है भुक्ति, सेकंड ग्राम, थर्ड विषय और फोर्थ विधि। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, या डी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से क्या आंसर हो सकता है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासनिक विभाग थे तो उनकी संरचना कुछ इस प्रकार से थी। भुक्ति यानी कि प्रोविंस, विषयास या विषय, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में विधि यानी कि आपके 4th नंबर, ये हो गया सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्राम यानी कि विलेज। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो पहले आपका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड 2 जगह है। इसके बाद में आएगा आपका विधि यानी कि 4th, फिर आएगा थर्ड और आएगा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं। ऑप्शन है वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट प्रथम, सी ब्रह्मगुप्त, या डी भास्कर द्वितीय। ठीक है, तो वेद के समय जब वैदिक युग चल रहा था उस समय ही भारत में बहुत सारी खोजें अच्छी अच्छी कर ली गई थी, है ना। तो अगर बात करें तो आर्यभट्ट, उन्हें बीजगणित के जनक तथा भारत के सबसे पहले खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है। सबको पता है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो ये आर्यभट्ट, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कुछ बातें और भी इनके बारे में बताई गई हैं जिनको आप PDF से अच्छे से पढ़ लोगे तो सही रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। अब यहाँ पर नहीं ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है गांधार, बी कंबोज, सी पांचाल और डी कौशाम्बी। आई होप कि आपको आंसर इसका गेस करें आपको मिल गया होगा।
है ना। देखिए जो 16 महाजनपद है, मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में आपको बताया ही है। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज है। इसमें आपका कौसाम्बी नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं है। आई होप कि आप इतने नाम जो 16 महाजनपद इनको लिख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको महाजनपद में नहीं गिना जाता है, ठीक है। किसको? कौसाम्बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है महाजनपद में अधिकारी और सेकंड है आपका संबद्धकार, ठीक है। देखिए ऑप्शन है व्यवहारिक सामान्य मामले, बी सर्वार्थक न्याय, सी गणक भाग का संग्रह या डी भागदूत मुख्य लेखाकार। तो हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही है, किसका मिलान सही होगा। देखिए हमें इसमें मिलान करना है पहले, तभी हमारा आंसर आएगा, है ना। तो व्यवहारिक जो है ये आपका A2 में आ जाएंगे। इसके बाद में सर्वार्थक जो आपका है वो आपका सामान्य मामले यानी कि ऑप्शन B1। गणक आपका जो है C, ये आपका मुख्य लेखाकार हो गया और भागदूत आपका भाग का संग्रह हो गया। तो A2 अगर आप पहले चेक करेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन में A2 मिल रहा है यानी कि B, और B ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। A2, B1, C4 और D3। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे। ऑप्शन है हरिहर, बी देवराय, सी बुका या बुक्का, डी कृष्णदेव राय, ठीक है। तो अमुक्त माल्यदा विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु में एक महाकाव्य कविता है। विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने श अमुक्तालयदास लिखा जो माला अर्थ करता हो या देता हो, ठीक है। तो विकल्प डी यानी कि कृष्णदेव राय ये इसके लेखक हैं, ठीक है। किसके? अमुक्त माल्यादा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है पांड्या, बी चेरा, सी चोल या डी पाल, ठीक है। चोर, चेर, पाल और पांड्या ये सब तो आपने नाम सुने ही होंगे। तो चोल मूर्तिकला यानी चोल का एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। तो विकल्प हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि ये किससे संबंधित है। तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है हर्षचरित, बी पार्वती परिणय, सी मयूर शतक, थर्ड मयूर शतक या डी वाक्यपदी। देखिए वराहमिहिर हो, बाणभट्ट हो, इस तरीके से ये ऐसे मतलब इनके उपनिषद हैं जो कहते नहीं एवरग्रीन, जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते कहीं ना कहीं घुमाकर जरूर पूछ लेते हैं, है ना। तो पुष्य भूति शासक हर्षवर्धन लगभग 606 से 647 ईस्वी के दरबारी लेखक थे और हर्षचरित एवं पार्वती परिणय के रचयिता बाणभट्ट थे। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। अब ये नीचे इन्होंने इसलिए कूट दे दिया क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए उन्होंने बताया केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ या डी केवल फर्स्ट और सेकेंड। तो मैंने आपको आंसर में बताया कि हर्षचरित एवं पार्वती परिणय यानी फर्स्ट और सेकेंड ये आपका अगर लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मयूर शतक आपका मयूर द्वारा लिखा गया है। प्रख्यात व्याख्यानक भर्तृहरि ने वाक्यपदी लिखा है और उनके दरबार में एक लेखक मतंग दिवाकर भी थे। हमारा जो आंसर है क्वेश्चन को वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है बताना है, ओके। ऑप्शन है अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मंदिर के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, सी उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और डी हसन निजामी और फखरुद्दीन उनके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। अब हम लोगों को बताना है आंसर में, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सही नहीं है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिएगा, फिर आप इसका आंसर बताइए मेरे बताने से पहले, ठीक है। देखिए
कुतुबुद्दीन को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक मस्जिद, और कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। तो विकल्प ए ऑप्शन सही है। अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, ये हमारा ऑप्शन है, यानी कि ये उनके बारे में सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पर भी सही नहीं बताना है, जो सही नहीं वही बताना है। ऑप्शन है ये कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। इसमें सेकेंड ऑप्शन, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। सी, इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। डी, इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी। अब एकता प्रणाली क्या थी उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो जो एकता प्रणाली से संबंधित प्रावधान थे उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं वो हमें बताना है। देखिए इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को कई बड़े और छोटे इक्तों में विभाजित किया और वेतन के बदले में भूमि का आवंटन किया, जिसे उसने अपने तुर्की अधिकारियों को वितरित किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली भी प्रारंभ की, जो कर कृषि की एक प्रथा थी, और एकता प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। हालांकि एकता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, इसलिए विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है मुबारक शाह, बी मोहम्मद शाह, सी खिज्र खां या डी आलम शाह। सैयद वंश के बारे में बात हो रही है, तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान द्वारा की गई थी, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नायब था। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। ऑप्शन है वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। सेकेंड, चंदेरी का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए जब बात करें बाबर की, तो यद्यपि बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी था, फिर भी वह न तो कट्टर था और ना ही धार्मिक दैवीय लोगों के नेतृत्व में था। वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था। और खानवा का युद्ध आपका पता है फतेहपुर सीकरी के समीप। चंदेरी का युद्ध 1528 में, यह युद्ध बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, 1528 ईस्वी में। तो इसलिए आपका यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, 1527 दे दिया। अगर इस तरीके से देखेंगे, खानवा का युद्ध आपका 1527 है, चंदेरी का युद्ध आपका 1528 है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही है, बट थोड़ा सा इन्होंने डेट है वो मिसप्रिंट हो गया है। तो ये सही है कि ये बाबर और मालवा के शासक राजपूत मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया। बी, शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सी, शेर शाह सूरी के समय मौजा प्रशासन के निम्नतर स्तर था। एंड डी ऑप्शन है कि हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनाया गया था और 1993 यानी 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी या दी गई थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है उसके विषय में। देखिए हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने दीनपना रखा था। दिल्ली में जो जमाली मस्जिद एवं ईसा खान की मस्जिद का निर्माण कराया। शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और शेर शाह सूरी के दौरान मुख्य सिकदार कानून, ठीक है, मुख्य सिकदार के बारे में अगर बात करें तो कानून और व्यवस्था और मुख्य मुंसिक न्यायाधीश प्रत्येक सरकार में प्रशासन के प्रभारी थे। तो ये उनके कुछ काम है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो ये बात कर रहे हैं हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था, 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रोटोटाइप कहा जाता है। साथ ही
इसका निर्माण उनकी विधवा उनके जो विधवा हाजी बेगम ने करवाया था। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो ये इन्होंने कहा कि हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद, तो लाहौर नहीं, हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया था, और ये आपकी दिल्ली में जमाली मस्जिद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। सेकंड, उनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलें तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा। देखिए, आपको पहले ही पता चल गया होगा कि अकबर के दरबार में वो नहीं आ पाया था, क्योंकि अकबर का तब तक देहांत हो गया था, ये मृत्यु हो गई थी। उसको आते आते 2 या 3 साल का टाइम लग गया था, और क्योंकि पहले इस तरीके के फ़ोन कॉल तो चलते नहीं थे कि इंसान को पता चल जाएगा कि अच्छा फलाने राजा का देहांत हो गया है। तो कहते हैं कि उन्होंने सोचा था, तब अकबर का ही शासनकाल चल रहा था, लेकिन अकबर की मृत्यु होने के बाद में वो बाद में आ पाए थे। कौन? थॉमस रो। तो आपका रॉल्फ फिच पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था, यानी कि ये थॉमस रो नहीं आए थे, रॉल्फ फिच आए थे, और वे लंदन के एक सज्जन व्यापारी थे एवं मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले शुरुआती अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों में से एक थे। तो पहला तो आपको वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि थॉमस रो का नाम है ना। सेकंड, अगर हम बात करें कि अकबर का अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में असीरगढ़ खानदेश के विरुद्ध था, तो कथन सेकंड भी आपका इसीलिए यहाँ पर सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए वाकिया नवीस, बी दारोगा, ए डॉग, सी मुकद्दम, या डी मुतसद्दी। ये सूची सेकंड है। ऑप्शन ए ग्राम का मुखिया, बी संचार माध्यम, थर्ड बंदरगाह के गवर्नर, या फोर्थ समाचार विवरण करने वाला। देखिए, वहाँ पर जो सूची फर्स्ट है तो उस हिसाब से अगर हम मिलान करेंगे तो वाकिया नवीस समाचार वितरण करने वाला होता है। ठीक है, दरोगा या डाक जो बात की थी वो संचार माध्यम होता है। तो अगर हम सारी ऑप्शन को मिलाएंगे एक दूसरे से, जो कोड दिया गया है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन निकल कर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वहाँ का जो है वो 4 है, सही है, यानी समाचार विवरण करने वाला या वितरण करने वाला। समाचार का विवरण ही करने वाला होगा, समाचार पत्र जो होता है उसका वितरण करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही कोड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं बताना है। ऑप्शन है अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। सेकंड है चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। सी है अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। डी बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी। अब कह रहे इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, जब हम बात करें कि अकबर के बारे में जो फैक्ट दिए गए हैं, इनमें से क्या सही हो सकता है। लगभग 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, तो यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मिल गया है ना। फिर कह रहे हैं, और ये कथन भी सत्य है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल में दी गई, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड है इन्होंने बोला कि चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। तो चाचर भूमि 3 या 4 वर्ष में एक बार, ठीक है, 3 या 4 वर्ष में। पड़ती की बात करें तो 2 वर्ष में एक बार। बंजर की बात करें तो 5 या अधिक वर्ष में एक बार। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि चाचर भूमि में प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ये गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। ठीक है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है गोविंद देव मंदिर नासिक, बी बीबी का मकबरा औरंगाबाद, सी इत्मादुद्दौला मकबरा आगरा, डी पंचमहल फतेहपुर सीकरी। तो अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गोविंद देव मंदिर जो आपका बात कर रहे हैं, ये अपनी विशिष्ट वास्तुकला के कारण वृंदावन में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल गोविंद देव मंदिर है, और इसका निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह ने 10 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है गोविंद देव मंदिर, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन है फैजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहीम खाने खाना, या डी मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, तो चले इसकी बात करते। तो
कह रहे हैं कि जो फैजी अबुल फजल के भाई और फारसी कवि थे, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, गणित पर एक कार्य है किया गया, और साथ ही उनकी देखने में महाभारत का फारसी में भी अनुवाद किया गया। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा भी लिखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना, तो अब्दुल रहीम खान खाना एक महान कवि थे और वह बैरम खान का पुत्र था। यद्यपि जन्म से मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, और इसने या इन्होंने बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन उससे कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और बनाए भी जाते हैं कई बार, आईने अकबरी के बारे में पूछ लिया जाता है, और जो ये क्वेश्चन बना ये है ही, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कौन आया था? डोमिंगो पेस। नेक्स्ट है कि फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को केपटाउन के रूप में वर्णित किया। तो इस तरीके से कह रहे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है? केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्यों सही है? कि डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जिसने वर्ष 1520 के आसपास विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, और वह हिंदू राजधानी की सर्वोच्च भव्यता और वैभव के समय में था। पेस द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल की राजधानी का दौरा किया था। उन्होंने न केवल विजयनगर के वैभव का अनुभव किया, बल्कि उन्होंने विजयनगर के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक को देखा, ठीक है। तो और जो फांसा बर्नियर थे वो मिस्र और भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने मुगल काल के दौरान औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने मुगल भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय यात्रा वृत्तांत लिखा, और उसने मुगल शहरों को सैन्य पड़ावों के रूप में भी वर्णित किया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे सूफीवाद में सूहर का अर्थ है। ऑप्शन है भय का प्रतीक, बी गरीबी, सी मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पण, या डी सहिष्णुता का पालन करना, है ना। तो देख लेते हैं कि सूफीवाद में इसका क्या सही आंसर होगा। देखिए, सूफीवाद में सूहर का अर्थ होता सहिष्णुता का पालन करना, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके और भी कई सारे जो क्या नाम है तथ्य दिए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे सूफी पीर मुर्शिद संत, मुरीद अनुयायी, जिक्र भगवान के नाम का पाठ, जुलाद दयालुता, फक्र गरीबी। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में भेजती हूँ तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है? ऑप्शन ए मौजा, परगना, तरफ, ढ प्रांत या प्रांत, बी तरफ, मौजा, प्रांत, परगना, सी कह रहे हैं कि परगना, प्रांत, तरफ, मौजा, या डी प्रांत, तरफ, परगना, मौजा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि मराठा प्रांतीय प्रशासन मुख्यतः दक्कन और मुगल व्यवस्था पर आधारित था, है ना। तो अगर इसकी हम बात करेंगे कि क्या सही होगा, तो देखिए मौजा आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है ना। इसके बाद मौजा को बोलते थे गांव, परगना मतलब उपजिला, तरफ मतलब कि जिला, ठीक है, तरफ ढ प्रांत यानी कि जिला, और प्रांत हो जाता था प्रांत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम में, घटते से बढ़ते की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। ऑप्शन है वाडियार, बी मराठा, सी जमोरिन, या डी होयसल। एक बात याद रखना, ये जो मोदी जी हैं इनके नाम का उपयोग उस समय नहीं है, नाम सेम है मोदी, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है, अभी के क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। तो याद रखना कि मोदी से आप कंफ्यूज मत होना कि ये मोदी लिपि कैसे हो गई, है ना, क्योंकि नाम सेम आ गए। तो कह रहे हैं मोडी भी है या मोदी है, लिपि को मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, और जो मोड़ी शब्द मराठी क्रिया मोड़ने तोड़ने से बना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मराठा। किस दस्तावेज में प्रयोग किया जाता था? मराठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है शंकराचार्य अद्वैत, बी रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद, सी निम्बार्क द्वैताद्वैत, या डी वल्लभाचार्य द्वैत। अब ये क्वेश्चन आपका 2023 में ही आया था, 23 या 22 में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। तो आपका जो वल्लभाचार्य की बात हो रही है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ, बी कौन सा सही है बताना है, ठीक है। बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयर कोट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेजोली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। देखिए जो ऑप्शन सी है आपका, यहाँ पर कह रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। देखिए इसके बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, देखिए इसके आंसर को ना बुक से चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूँगी। इसमें उन्होंने ऑप्शन सी दे दिया है लेकिन बात उन्होंने चतुर्थ के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, इसके बाद में इसके में अपने जब आपको ऑप्शन पता चल जाएगा तो उसी को सही कर लेना, अभी ऐसे मत सही करना वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप अगर ये सोचे कि मैंने क्यों नहीं बताया, तो मैं जब तक बुक से नहीं चेक करूँगी, क्योंकि इन्होंने आंसर को मिसमैच कर दिया। बात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पिंडारी युद्ध, सेकंड आरकोट का युद्ध, थर्ड प्लासी का युद्ध, एंड फोर्थ प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो अब इनको हमें मिलान करना है, यानी कि सही उसमें बताना है क्रम में, ठीक है। देखिए पिंडारी युद्ध आपका वर्ष 1817 से 1818 में एक अभियान था, जिसे अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1816 में लड़ा गया, और इसमें पिंडारियों को लगभग 12,000, ठीक है, लोगों की सेना ने घेर लिया था, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में बंगाल का नेतृत्व दक्कन और गुजरात से आकर उनके पास एकत्र हुए थे। हाँ, इसमें 12,000 नहीं है, 12 लाख है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1816 में लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है अर्काट का युद्ध। ये आपका 31 अगस्त 1751 को लड़ा गया था, ठीक है। तो यानी ये बाद में लड़ा गया था। जो अर्काट का युद्ध है ये पिंडारी के युद्ध से बाद में लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का तो सबको पता है और सबने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है ना। तो ये आपका 1757 को 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3,000 लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने प्लासी के युद्ध में अपने से दोगुनी बड़ी भारतीय सेना को पराजित किया था। हालांकि पराजित होने का कारण क्या था वो तो पता ही है। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये आपका 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया था। तो अगर हम सही सुमेलित करेंगे तो पहले आएगा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740, फिर आएगा आपका सेकंड अर्कोट का युद्ध या अर्काट का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, अर्काट का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर पिंडारी का युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। बी गुरु अंगद ने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की। सी गुरु अर्जन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि, ठीक है, लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। डी गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सिख आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी में लेखाकार के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उन्होंने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की थी। किसने? गुरु नानक साहब के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर जो सही है यानी कि जो सत्य है ऑप्शन कि गुरु रामदास ने चक रामदास या रामदासपुर की आधारशिला रखी, जिसे वर्तमान अमृतसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो आपका ये है कि गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की, तो ये भी आपका सत्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत था। ऑप्शन है सैन्य कमांडर, बी महालेखाकार, सी प्रधानमंत्री, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि शिवाजी के शासनकाल का केंद्र बिंदु, ठीक है, राजा शासन का केंद्र बिंदु था, जिसे अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी और प्रत्येक व्यक्ति सीधे तौर पर शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, सर ए नौबत या सेनापति, सैन्य कमांडर एक मानद पद है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, यानी कि सैन्य कमांडर, ऑप्शन ए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान, बी अलीवर्दी खान, सी सरफराज खान, या डी सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, देखिए कह रहे कि मुर्शीद कुली खान वर्ष 1700 में बंगाल के दीवान बने और वर्ष 1727 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उसके दामाद सुजाउद्दीन उसके उत्तराधिकारी नियुक्त हुए, जिसने वर्ष 1739 तक शासन किया। ठीक है, देखिए सबको पता है कि जो अलीवर्दी खां था, इसने सरफराज खान को मार दिया था, है ना, आपने उसमें पढ़ा ही है, और वर्ष 1756 तक बंगाल पर शासन किया और उसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अलीवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया। ऑप्शन है हैदराबाद, बी अवध, सी मैसूर, या डी बंगाल। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राज्यों की 3 व्यापक श्रेणियां उभरी थी। आपको पता है उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य, इनकी स्थापना हुई थी। तो जो इसमें से नहीं आया वो आपका है, उत्तराधिकारी राज्य में जो नहीं आया वो है आपका मैसूर राज्य। ठीक है, मैसूर और राजपूत राज्य स्वतंत्र राज्य थे, तो ये ना नवीन थे ना उत्तराधिकारी थे, ये स्वतंत्र राज्य थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन है बुरहान निजाम शाह प्रथम, बी बुरहान निजाम शाह, इन्होंने 2 बार कर दिया है शाह प्रथम, सी मुकम्मल खान, या डी मलिक अहमद शाह बहारी। ठीक है, तो देखिए अहमदनगर सल्तनत, इस पर निजाम शाही वंश का शासन था और यह उत्तर पश्चिमी दक्कन में बीजापुर और गुजरात सल्तनत के बीच स्थित था। अगर बात करें तो इसकी सल्तनत के संस्थापक मलिक अहमद शाह बहरी थे, जिन्होंने वर्ष 1490 में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और उन्होंने वर्ष 1490 में यानी 1490 में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और 1494 में यानी कि उसके 4 वर्ष के बाद नई राजधानी अहमदनगर की स्थापना की। हालांकि शुरुआत में जुन्नार राज्य की राजधानी थी, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, मलिक अहमद शाह बहरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, बी हरिहर द्वितीय, सी देवराय प्रथम, या डी देवराय द्वितीय। ठीक है, देखिए कृष्णदेव राय, इन्होंने पूछा कि नागालपुरम का संस्थापक कौन था। तो नागालपुरम का वह विजयनगर साम्राज्य 1509 से 1529 ईस्वी के बीच तुलु वंश का शासक था। उसने शासन की विशेषता, विस्तार और सुदृढ़ीकरण की। उसे कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपापुरम, ठीक है, मंदिरों का जो गोपापुरम बनता है, गोपुरम के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक उपनगरीय टाउनशिप की भी स्थापना की। ये सारे काम किसने किए थे? कृष्णदेव राय ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन है आदिल शाही राजवंश, बी कुतुब शाही राजवंश, सी निजाम शाही राजवंश, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गोलकुंडा की बात हो रही है। देखिए गोलकुंडा सल्तनत, इस पर वर्ष 1518 से वर्ष 1687 तक कुतुब शाही राजवंश का शासन था और इसकी प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा और उसके पश्चात हैदराबाद वर्ष 1591 से थी। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है, यानी कि कुतुब शाही राजवंश। ठीक है, किस राजवंश का शासन था? तो कुतुब शाही राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। सेकंड है कि दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई थी। कह रहे हैं कि ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इसका सही आंसर होगा।
तो देखिए बहमनी साम्राज्य के शासक में अगर बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह, ये 1347 से 1358 ईस्वी तक रहे। इसने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया था, ठीक है, किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। और उसने राज्य को चारों ओर, ठीक है, या प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। तो इसलिए आपका कथन फर्स्ट सही है, ठीक है। सेकंड आपका देख लेते हैं, तो फिरोज शाह बहमनी, इन्होंने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के पास निकट यानी कि एक वेधशाला का निर्माण कराया। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके इस तरीके से सही हो जाते हैं। कुछ चीज़ें और भी दी हैं डिटेल में, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में उप विजेता रहा? ऑप्शन है जर्मनी, बी बेल्जियम, सी दक्षिण कोरिया या डी पाकिस्तान। करंट के क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट है वो बहुत मजे का है, ठीक है, मैंने उसको भी चेक किया है। तो वो आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, कृषि का मिलान है, प्लस उसमें करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए हैं, ठीक है। तो उससे करंट काफ़ी आपका तैयार हो जाएगा। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात कर रहे थे, ये हमने चारों ऑप्शन देख लिए। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर भारत के ओडिशा में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया, ठीक है, जर्मनी ने। अब पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान सबसे सफल देश है, जिसने 4 खिताब 1970 और 1978, 1982 और 1994 जीते। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने 3-3 विश्व कप जीते हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा। उप विजेता की बात होगी तो उप विजेता आपका बेल्जियम हो जाएगा, विजेता की बात होगी तो जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन है शिलांग, बी गुवाहाटी, सी देशपुर या डी कोहिमा, ठीक है। देखिए डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के माध्यम से शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिलांग, ठीक है। उम्मीद है कि यह नेक्स्ट जेन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के निर्माण के लिए संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप उद्यमियों को प्रेरित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? ऑप्शन ए एम प्रणेश, बी आदित्य मित्तल, सी कौस्तव चटर्जी या डी प्रणव आनंद। कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तव चटर्जी शनिवार को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने और कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी है। देखिए भारत के ये 78वें ग्रैंड मास्टर और बंगाल के ये आपके 10वें ग्रैंड मास्टर है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, सेकंड श्री श्रीनिवास वर्धन, थर्ड श्री जाकिर हुसैन। कह रहे उपरोक्त में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन आपको पता है कला में यानी तबला वादक हैं, ये महाराष्ट्र के। श्री बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत, ये गुजरात के हैं। श्री मुलायम सिंह की बात करें तो ये सार्वजनिक मामले, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है ना। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़, ठीक है, ताड़ पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए तिरुवनंतपुरम जिले में ताड़ पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय ताड़ के पत्तों पर प्राचीन ग्रंथों का खजाना है, जो केरल में त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक 650 वर्षों तक चला। इसे विश्व का पहला ताड़ पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय भी माना जाता है और ये राज्य सरकार के तहत केंद्रीय विलेखागार के रूप में कार्य करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी उज्जैन या डी हरिद्वार, ठीक है। देखिए हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। तो आपको पता ही है कि वाराणसी में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन है गोवा, बी सिक्किम, सी केरल या डी तमिलनाडु। आई होप इसका आंसर आपको पता ही हो गया होगा सबको। मैंने इसका अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी ऐसे क्वेश्चन में लगाती रहती हूँ,
तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता ही चल जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाले देश का पहला राज्य घोषित किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। वैसे भी केरल में एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छी है, तो आपको पता है कि जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अच्छी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? ऑप्शन है इंदौर, बी भोपाल, सी उज्जैन या डी जबलपुर। है ना, तो ये भी पता होगा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी 2023 तक आपको पता है इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा? ऑप्शन है हुगली, बी गंगा, सी नर्मदा या डी अडयार। कह रहे हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कोलकाता में आरंभ होगा। ठीक है, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना, जिसके पूर्ण होने की उम्मीद 2023 दिसंबर तक है। ठीक है, ये तब तक पूरी हो जाएगी। तो ये मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए लद्दाख उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी लद्दाख में या डी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियोम ब्रिज के बारे में बात हो रही। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है ना। यह अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार। ऑप्शन है नेपाली, बी मणिपुरी, सी नगा या नागा, डी मिजो। ठीक है, तो तमु लोचर, जिसे तमु लोसर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में मुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख नेपाली बौद्ध ये त्यौहार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? ऑप्शन है कोट्टायम, बी मदुरै, सी इम्फाल या डी कोल्लम। ठीक है, तो देखिए, भारतीय जिला कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की। जिले की सफलता कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नागरिकों को देश के कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए शुरू किए गए 7 माह के अभियान का परिणाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कोल्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है कटक में, बी भुवनेश्वर में, सी राउरकेला में या डी चेन्नई में। ठीक है, देखिए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बड़े क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। अब आपको पता है कि यह भारत के राउरकेला में स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने नव विजेता विश्व चैंपियनशिप जर्मनी के विरुद्ध भारत के प्रो लीग मैच से पहले भारी भीड़ के सामने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राउरकेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन है हैदराबाद, बी विशाखापत्तनम, सी अमरावती या डी कुर्नूल। ठीक है, देखिए, अपने 3 कैपिटल प्लान के भाग के रूप में दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम को अपनी नवीन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन है क्रोएशिया, बी स्लोवेनिया, सी सर्बिया या डी कोसोवो। तो क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 को यूरो क्षेत्र में शामिल हो गया, जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है या स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी या यह है? ऑप्शन ए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पृथ्वी सेकंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, भारत ने ओडिशा तट के परीक्षण रेंज से सतह तक मार करने वाली कम दूरी के सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सॉरी, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा,
सी मणिपुर या डी उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय रंगशाला शिविर दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए और इसमें आपकी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्तिपीठ को प्रदर्शित किया गया। किसमें? मानस खंड थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो किसको प्रदान किया गया? उत्तराखंड के। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, कितनी शक्तिपीठ थी, कितनी नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है MM कीरावनी, चंद्र बोस, B चंद्र बोस, C राहुल सिपिलगुंज या D S राजामौली। ये क्वेश्चन आपको पता है कि आयोग ने पूछ चुका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नाटू नाटू गीत ने 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता, तो ये किसी एशियाई गीत को प्राप्त होने वाला प्रथम पुरस्कार है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया? ऑप्शन है ईशान किशन, B शुभमन गिल, C यशस्वी जायसवाल या D ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ईशान किशन ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन के साथ दोहरा शतक लगाया और वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र यानी 24 वर्ष और 154 दिन के खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि भारत के शुभमन गिल वर्तमान में वनडे क्रिकेट में मात्र 200 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन है रिकी केज, B AR रहमान, C इलैयाराजा या D MM कीरावनी। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है या पुरस्कार की बात हो रही है। तो देखिए भारतीय संगीतकार और निर्माता रिकी केज ने अपने करियर का तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। उनकी डिवाइड टायर्स एल्बम को बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित? ऑप्शन है कोलकाता, B मुंबई, C गुवाहाटी या D अहमदाबाद या अहमदाबाद। ठीक है, देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल फरवरी के महीने में मुंबई में आयोजित होने वाले सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक कला महोत्सव में से एक है और इस वर्ष पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT मुंबई इस लोकप्रिय और प्रतिष्ठित उत्सव में भाग ले रहा है और समानता, एकजुटता तथा सम्मान को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता? ऑप्शन है कार्तिक सुब्रमण्यम, B साजजंग, C कल्याण वर्मा या D संदेश कदूर। ठीक है, देखिए नेशनल जियोग्राफिक ने अपने पहली पिक्चर्स ऑफ द ईयर फोटो प्रतियोगिता से विजेता तस्वीरों की घोषणा की है और सैन फ्रांसिस्को में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम जो वन्य जीव फोटोग्राफी के शौकीन है ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, कार्तिक सुब्रमण्यम यानी ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 40वां, B 42वां, C 43वां या 43 या D 44वां। ओके, तो देखिए हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारत तो 42वें स्थान पर है, अगर इसमें पूछ लिया जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजय बंगा या बागा, B अमित कुमार बागची, C विवेक देवराय या D रघुराम राजन। ठीक है, तो अजय बागा ने 2 जून 2023 को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। अजय बंगा ने हाल ही में जर्नल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अजय बागा या अजय बंगा, दोनों नाम इनके दो तरीके से इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, या आप कहीं पर देखेंगे तो इस तरीके से लिखा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये व्यक्ति हैं, ये संबंधित क्षेत्र हैं। ऑप्शन है कनक रेले, मोहिनी अट्टम, C जेस्मिन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर, C ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाज
या डी रचित रविंद्र शतरंज। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं ये बताना है। तो देखिए कनक रेले मोहिनीअट्टम सही है। जिस्मिन एल्ड्रिंग लॉन्ग जंपर ये भी सही है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाज ये भी सही है। आपका डी रचित रविंद्र जो है ये आपके रचित रविंद्र शतरंज नहीं है बल्कि ये क्रिकेट से है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघ्नेश एन.आर. खिलाड़ी, ऑप्शन है हॉकी के, बी क्रिकेट के, सी शतरंज के या डी फुटबॉल के, ठीक है। भारत के शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश एन.आर. जर्मनी के आई.एम. इल्जा स्नाइडर को हराकर जर्मनी के बैड जिस चेन में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 8वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है। ऑप्शन है अरुंधति रॉय, बी विक्रम सेठ, सी किरण देसाई या डी सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी उपन्यास के बारे में बात हो रही है। विक्ट्री सिटी फरवरी 2023 में प्रकाशित सलमान रुश्दी का उपन्यास है और ये रुश्दी का 15वां उपन्यास है, यानी कि इसके पहले भी रुश्दी जी ने काफ़ी उपन्यास लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीडीएफ में ये अच्छी बात है कि इनके बारे में और भी चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, तो आप अगर उसको पढ़ लेंगे जो उनके और 14 उपन्यास हैं तो काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि यायात्सो झील हाल ही में चर्चा में यह स्थित, ऑप्शन है लद्दाख में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में या डी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यायात्सो झील जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और यह आपका जो लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता। ऑप्शन है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बी द वंशीज ऑफ इनिशेरिन, सी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डी एल्विस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें से किसने जीता। तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इन्होंने बाफ्टा पुरस्कार जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ हैं। ऑप्शन है अमिताभ कांत, बी रविकांत, सी BVR सुब्रमण्यम या डी राजदीप सरदेसाई, ठीक है। तो देखिए श्री BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। वह 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई। ऑप्शन है सौराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बंगाल या डी मध्य प्रदेश। तो सौराष्ट्र ने रविवार यानी कि 19 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन में रणजी ट्रॉफी जीत ली। ऑप्शन ए हो जाएगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, बी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, सी विज्ञान में महिला या डी STI का भविष्य शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। थीम के भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए उन्होंने पूछा है। तो वर्ष 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया और इस वर्ष का संस्करण भारत की G20 अध्यक्षता के आलोक में वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग की थीम के तहत मनाया गया। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है गौरव अहलूवालिया, बी प्रतिभा पारकर, सी रुचिरा कंबोज या डी दिनेश भाटिया। तो बात करते हैं हम। राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास मामलों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ऑप्शन है एन जोकोविच, बी स्टेफानोस सित्सिपास, सी राफेल नडाल या डी कार्लोस अलकराज, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो पुरुष एकल वर्ग में वर्ष 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सित्सिपास को 6-3, 7-6 और 7-6, 7-5 के स्कोर से हराकर अपना 10वां ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर एन जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ऑप्शन ए लद्दाख, बी कोहिमा, सी दीमापुर या डी रियासी। तो
भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला और यह दुर्लभ तत्वों का 7वां सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जो विश्व के सभी भंडार का लगभग 5.7% है। तो डी ऑप्शन ये आपका हो जाएगा रियासी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? ऑप्शन ए अमृत उद्यान, बी नवीन उद्यान, सी गिरी उद्यान या डी राम वाटिका। तो केंद्र ने राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में यह नया नाम दिया है। तो आपका हो जाएगा अमृत उद्यान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन राहत, सी ऑपरेशन दोस्त या डी ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, तो देखिए 6 फरवरी 2023 के दिन दक्षिणी तुर्की तथा सीरिया के कुछ हिस्सों में भीषण भूकंप आया, जिससे क्षेत्र में आपको पता है जनमाल की हानि तो होती है जब भी भूकंप आता है, तो इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया? ऑप्शन ए अमीय कुमार बागची, बी मेघनाथ देसाई, सी सुमन बेरी या डी सुगाता बोस। ठीक है, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास में मेघनाथ देसाई उन विचारों के संग्रह पर एक आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण करते जिन्होंने विश्व भर में अर्थशास्त्र को संचालित किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मेघनाथ देसाई। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी अच्छी दी हैं इनके बारे में, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। जैसे जॉन कीन मेनार्ड के बारे में भी कुछ बताया गया है, आपको पता है स्मिथ जी के बारे में, तो जिन्होंने बहुत योगदान दिया उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है कि तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक ICG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल, बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG तथा अमेरिकी विशेष अभियान SOF, सी भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना या डी भारतीय वायुसेना तथा रॉयल यूनाइटेड किंगडम वायुसेना। तर्कस अभियान के बारे में बात हो रही है। तो 4 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण तथा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF के बीच संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का समापन चेन्नई में हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए वेटलैंड रिस्टोरेशन, बी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, सी वेटलैंड एंड वाटर या डी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इसका है वेटलैंड रिस्टोरेशन है ना। तो ये टेस्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद में इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। टेस्ट पेपर नंबर 2 है और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद में हम टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सब लोगों का जो भी सहयोग करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। ठीक है, ओके बाय।